परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की क्लास में, ये तीसरी क्लास है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लास ले रहे हैं इसमें सब कुछ हम लोग यहीं पे याद करेंगे। और जो भी कल का याद हुआ होगा, आप लोग कैसे याद होगा, तो आप लोगों को एक्टिव रहना होगा। जैसे अगर कल का रिविज़न करवाएंगे शुरू में, तो आप लोग अपने से देखिए कल जो पढ़ाया गया था आप लोगों को कितना याद है। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए और इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको सोचने का प्रयास करिए, फिर तो हम रिवीजन करवाएंगे। और जो भी हम पढ़ाते हैं या बोलते हैं उसको आप लोग भी साथ साथ बोला करिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए उसके बारे में। जितना सोचेंगे और जितना आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कल जो पढ़े थे वो हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल 4 स्पेलिंग बताई थी। स्पेलिंग क्यों? क्योंकि ये 2-2 नंबर का आता है, ठीक। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना कि आप लोग इस वीडियो को जहाँ तक हो सके, जो भी आप लोगों के दोस्त हैं या आप लोग के साथ पढ़ते हैं या यहाँ तक भी डीएलएड में आप लोग का जान पहचान है, तो उनके साथ आप लोग शेयर करिए। और ये क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी और सब कुछ एकदम याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बैक की तो कोई संभावना ही नहीं है किसी की भी। तो जो स्पेलिंग बताई गई थी, सबसे पहले बताया गया था कमिटी, तो COMMITEE है। फिर अचीव है और बिलीव है, इसमें IE पहले लगा है, ठीक। IE पहले लगा है तो ACHIEVE फिर डिसअपॉइंट में डबल P था, DIS डिस हो जाएगा, अपॉइंट में डबल P है। तो ये 4 वर्ड हम लोगों ने बताया था। तो इसके बाद और क्या हम लोगों ने बताया था कि जो सीक्वेंस होता है वो पढ़ाने का, वो क्या होता है, लर्निंग का क्या होता है, LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, W मतलब राइटिंग। LSRW हो गया। अब हो गया कि लिसनिंग किसे कहेंगे, ठीक। लिसनिंग क्या होता है, तो वो होता है एक सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक। सिमेंटिक मतलब जो समझ पाए, ठीक। तो वो हो गया सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक। सिमेंटिक मतलब जो कोई भी अगर बोले तो वो समझ में आ जाए, तो लिसनिंग हो गया। लिसनिंग के बाद क्या आता है, L के बाद यस। स्पीकिंग क्या बताया गया था, स्पीकिंग जब हम बोलेंगे तो जब फ़ोन पे हम लोग बोलते हैं तो फोनेटिक एस्पेक्ट है, फिर ये हो गया। फिर उसका राइटिंग हो जाता है, लिखते हैं तो कुछ एक संकेत जैसा हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखेंगे जैसे अपना नाम ही अगर हम लिखें ऐसे, तो ये एक संकेत है। तो ये क्या है, ये ग्राफिक एस्पेक्ट है, ये ग्राफ बन रहा है। और रीडिंग करेंगे तो हम किसको पढ़ेंगे, ये सब लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे, तो ये ग्राफिक हो गया। और इसको बोल के पढ़ेंगे, जैसे कमेटी पढ़ेंगे तो ये क्या होगा जाएगा, फोनेटिक क्रम ग्रामिंग एस्पेक्ट। इतना चारों याद हो गया। इसके बाद जो LSRW है, इसको बताया गया था कि ये कौन कौन सा स्किल है। तो जो चीज़ हम रिसीव करते हैं उसे कहा गया था रिसेप्टिव स्किल। तो किस में रिसीव करेंगे, तो जब कोई अगर हम सुनेंगे तो रिसीव करेंगे, पढ़ेंगे तब रिसीव करेंगे। तो लिसनिंग और रीडिंग क्या होता था, ये रिसेप्टिव स्किल। और इसी को क्या कहता है, पैसिव स्किल। जब कुछ लिखेंगे यानी राइटिंग करेंगे या बोलेंगे तो एक्टिव रहेंगे, तो ये एक्टिव स्किल है। जब राइटिंग करेंगे या बोलेंगे तो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये एक्सप्रेसिव स्किल भी है। और इसमें एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव स्किल भी है। और इसी को प्रोडक्टिव स्किल, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ लिखेंगे तो कुछ नयापन होगा। तो ये हो गया, इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था। फिर लिसनिंग और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो ये पेपर में उतना आता नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। तो मेथड में कल हम लोगों ने क्या बताया था कि ये क्या है, ये मेथड करें। अप्रोच में हम लोगों ने बताया था, अप्रोच का मतलब होता है क्या, कि उपागम। उपागम मतलब कि किसी भी कोई गोल होगा, हम लोग हमारा गोल क्या है, इंग्लिश सीखने का, तो इसको पहुंचने का एक सेल्फ एविडेंट वे, एक डिजायर्ड गोल तक। तो डिजायर्ड गोल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक। टीचर का रोल क्या होना चाहिए, क्या हम करिकुलम लेंगे, ठीक, जो फ्रेमवर्क जिसको कहेंगे या पाठ्यचर्या कहेंगे, यानी सिलेबस क्या होगा, कैसे स्टूडेंट का रोल होगा उसमें। फिर क्या क्या उसको हम इंग्लिश सीखने के लिए या जो भी नेटिव लैंग्वेज, जो भी हम सीखना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज, तो वो उसको सीखने के लिए क्या क्या उपयोगी होगा, कैसे कैसे उसके बारे में हम तरीका बनाएंगे। तो इसको पहुंचने के लिए क्या होता है। और मेथड क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, एक आर्डर में, सीक्वेंस में, किसका, जो भी हम एक बनाए हैं, ये अप्रोच बनाए हैं उसको उसमें फॉलो करना। क्योंकि टेक्निक क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग से मतलब है, जो भी हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाने का, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, टेक्निक है। तो ये सब बताया गया था और इसका सब नोट्स आपको मिल जाएगा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो अप्रोच के बारे में पढ़ने से पहले और एक और बात बताई गई थी, ये हम भूल रहे हैं कि प्राइमरी स्किल कौन सी है। तो LSRW का शुरू के L और S, लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है, प्राइमरी स्किल। इसके बाद बताया था कि री-इन्फोर्समेंट स्किल, तो इसको हम लोग समझा नहीं पाए थे। तो री-इन्फोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन,
जो कि आप लोगों ने बाल विकास में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ये सिद्धांत किसका था? सीएल हल का। ठीक, तो उसमें क्या कहा गया था कि पुनर्बलन से, बार बार किसी चीज़ को पुनर्बलन दे करके, ठीक, पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, या पुनर्बलन देकर उस सिद्धांत में ऐसे कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? स्पीकिंग। कोई भी चीज़ पुनर्बलन से कौन कौन सी चीज़ की सीखी जाएगी? या तो स्पीकिंग हो जाएगी या तो राइटिंग हो जाएगी। तो यस और डब्लू क्या होता है? स्पीकिंग। ये पूरा लिख लीजिएगा। तो स्पीकिंग जब हम करेंगे, बार बार करेंगे तो हम लोग को बोलना आ जाएगा धीरे धीरे। फिर राइटिंग भी करेंगे बार बार, तो धीरे धीरे हम लोग शुद्ध लिखना पड़ेंगे। तो ये स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? रीइंफोर्समेंट स्किल। इतना कल बता दिया गया था। इसके बाद हम लोग एक एक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्या बोला गया था कि दो दो स्पेलिंग डेली पढ़ेंगे। तो आई ई और ई आई में कन्फ्यूजन होता है। जैसे ये क्या है? अचीव है, आई ई है। देखते हैं आई ई वर्ड, ठीक, किसमें आई ई लगेगा और किसमें ई आई रहेगा, पहले इसको देख लेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। और 2 नंबर स्पेलिंग आता है, तो ये बताया गया है कि डेली हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं कि जैसे ये तो हो गया ACHIEVE है। अचीव में क्या है? आई ई है। बिलीव में भी क्या है? BELIEVE, बिलीव हो गया। तो ये सब कल बताया गया था, अचीव और बिलीव बताया गया था। फिर इसके बाद और भी इसमें आ जाएगा BRIEF। लेकिन और भी कुछ वर्ड देखिए अगर हम, जैसे अगर देखते हैं, जैसे RECEIVE लिखे, तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो इसमें क्या है? EI है। उसमें IE आया था, इसमें EI है। तो EI कहाँ लगेगा और I कहाँ लगेगा? इसमें अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलती कर देंगे। तो इसके लिए एक हम रूल बता रहे हैं। रूल क्या मतलब? जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं। जिसमें भी आपको C साउंड प्रोनाउंसिएशन होगा C साउंड का, जैसे रिसीव है तो इसमें आ रहा है ना रीसी, फिर वह ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में, तो C आ रहा है, तो C जब आ जाएगा तो इसके आगे क्या लगाएंगे? EI। और जहाँ C नहीं रहेगा उसके आगे क्या लगाएंगे? IE। तो जहाँ C रहेगा तो क्या लगाएंगे? EI लगाएंगे। जैसे और एग्जांपल इसका देखें, जैसे परसीव, PERCEIVE, यानी C आ गया। C मतलब जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन परसीव, तो ऐसे लिखेंगे ना परसीव, तो C आ गया। इसमें C आने का मतलब क्या है कि EI लिखेंगे। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। और इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? कंसीव, CON, ठीक, CEIVE। तो ये सब वर्ड जो है इसका आप लोग मीनिंग खुद से लिखिए और सर्च करिए। इसका मतलब क्या होता है? अचीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब क्या होता है? ब्रीफ मतलब क्या होता है? इसका आप लोग खुद से आप लोग सर्च करिए। लेकिन ये एक बता दिए कि स्पेलिंग मिस्टेक में ये होता है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे, और इसको यहीं पे याद कर लेंगे। कल वाला जितना रिवीजन करवाया गया है इसको आप लोग एक बार अब पॉज करके वीडियो या पूरा आप लोग रिवीजन करिए कि ये बताया गया है, और पीछे का रिवाइज कर लीजिए, तब आज आगे क्लास देखिए, तब आएगा समझ में। और अब ये सब कल पढ़ा दिया गया है, अब देखते हैं आगे। ठीक, अप्रोच कल यहीं पे बताया गया था, देखिए। तो ये हम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं इसलिए कि आप लोगों का समय बचे। अब बोल ही तो रहे हैं इंग्लिश में, जो नहीं समझ में आया सीधा सीधा उसको हिंदी में लिख लिया करिए। जैसे ये क्या बताए थे अप्रोच में कि एक प्लानिंग रहना चाहिए, एक सिक्वेंशियल आर्डर होना चाहिए, कब क्या क्या चीज़ें देनी है, क्या टीचिंग मटेरियल यूज करना है, क्या टीचिंग एड यूज करना है। तो ये क्या है? अप्रोच है किसी भी चीज़ को सीखने का। और एक और बात क्या बताई गई थी कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? तो मदर टंग होती है, और इसी को नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। ये भी कल बताया गया था। तो नेटिव लैंग्वेज जहाँ भी लिखा रहेगा नेटिव लैंग्वेज, अब से आगे से इसका मतलब क्या होता है? मदर टंग। मदर टंग मतलब मातृभाषा, ठीक, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा लैंग्वेज कौन सा है इंडिया में? तो कौन सा बताया गया था? इंग्लिश। अगर इंग्लिश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? फॉरेन लैंग्वेज, ठीक। तो ये हो गया। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो क्या रहेगा? संस्कृत। तो हमको लेकिन सीखना क्या है? इंग्लिश सीखने के लिए क्या है? मेथड आया है नया नया, इसको क्या कहेंगे? अब मेथड के बारे में देखते हैं। पहला जो मेथड आता है यहाँ पे समझते हैं, फिर उसके बाद नोट्स इतना बढ़िया है ये वाला कि आप लोगों को कहीं जल्दी मिलेगा नहीं इतना सीक्वेंशियल आर्डर में। और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये लिखेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, GTM इसको कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, पूरा नाम है। अगर पूरा लिखेंगे तो आप लिखेंगे। इसमें पहला टर्म क्या है? ग्रामर।
GRAMMAR, ग्रामर हो गया। फिर इसके बाद कम, ठीक, ट्रांसलेशन है। सबका मीनिंग आप लोगों को पता है कि ग्रामर क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और मेथड के बारे में बताया गया है। मेथड मतलब एक वे है किसको इंग्लिश सीखने का, ठीक, एक मेथड है, इसका नाम है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो इसके नाम से ही हम लोग अगर पकड़ें, इसको याद करना चाहें, तो इसमें ग्रामर का यूज होगा, यानी ग्रामर पढ़ाना है हमको, ठीक, और ट्रांसलेशन पढ़ाना है वर्ड बाय वर्ड। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए जब हम देखते हैं बचपन में, तो ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में यही मेथड का जनरली प्रयोग होता है। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पहले हमारे यहाँ देखे होंगे आप लोग कि रूल बता दिया जाता है, फिर रूल पे भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता है। और क्या करवाया जाता है, आप लोग को इंग्लिश की बुक खरीदने के लिए कह दी जाती है। और क्या कहा जाता है आप लोगों को कि इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये तो हो गया, ये रूल बताया जाता है, फिर प्रैक्टिस करने को कहा जाता है। और तीसरी चीज़ क्या कहा जाती है कि आप लोग मीनिंग याद करिए। मीनिंग किसका याद करिए, वर्ड का मीनिंग, ठीक, और किसका, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, यानी इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, या जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में सेंटेंस पे फोकस किया जाता है, यानी सबसे पहले मेन फोकस क्या है ट्रांसलेशन के लिए कि आपको वर्ड के बारे में पता रहे। तो इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, ग्रामर पढ़ाने का यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो वर्ड है। ये सब आगे अभी बताएंगे क्या क्या है, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर ये पता रहना चाहिए। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर पे ध्यान दिया जाएगा, ट्रांसलेशन पे ध्यान दिया जाएगा, और वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो जब ये काम की जाएगी तो इसमें फोकस किस पे किया जाएगा, ठीक, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा, तो रीडिंग पे, ठीक, रीडिंग पे फोकस किया जाएगा और राइटिंग पे फोकस किया जाएगा। किस पे फोकस किया जाएगा, रीडिंग पे और राइटिंग पे फोकस किया जाएगा। रीडिंग पढ़ने में फोकस किया जाएगा कि हम लोग ग्रामेटिकली सही लिखें और सही बोल पाएँ, तो ये हो जाएगा। और इसमें एक और बात ये है कि जब हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं इंडिया में, तो हम लोग मदर टंग का बहुत यूज करते हैं। मदर मतलब मातृभाषा, यानी हिंदी का बहुत यूज करते हैं। मदर टंग है, ये नेटिव लैंग्वेज है, तो मदर टंग का बहुत यूज होगा और इसका नोट्स आगे होगा। और हम लोग कम यूज किसका करेंगे, इंग्लिश का यूज बहुत ही कम वे में होता है। जैसे कोई भी रूल बताना भी होता है इंग्लिश का, तो हम लोग हिंदी में बताते हैं, फिर उसका वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक्सेसिव यूज होता है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है मदर टंग का। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन डन किया जाता है, यानी किया जाता है, ठीक। और ग्रामर के रूल को रटवाया जाता है, यानी कि रोट लर्निंग की जाती है ग्रामर के रूल के लिए। तो ये सब बातें बस है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। इसी से उसका एडवांटेज बनेगा और डिसएडवांटेज बनेगा, यानी कि जो इसका करेक्टरिस्टिक है, यानी इसका लाभ है, करेक्टरिस्टिक है, यानी इसकी विशेषता है, वो क्या है, लाभ है। और जो इसके लाभ अच्छा नहीं है, लाभ यानी कि जो इससे हो रहा है वो अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या है, नुकसान है। यानी कि इसमें केवल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पे नहीं किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन हमारा खराब होगा। तो यही सब अगर सोच लेंगे आप पहले से, या आपके दिमाग में रहेगा, पूरा रट लेंगे, तो कोई दिक्कत, रटने का कोई मतलब नहीं। जब याद करेंगे तो अब नोट्स में देखते हैं क्या है, इसको सब याद कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ नाम भी है, देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। ये सबसे पुराना है, इसीलिए क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। ये क्लासिकल मेथड है, ठीक। फिर इसको पैरोसियन मेथड भी कहते हैं। तो इसको देखेंगे, अब नोट्स देखते हैं क्या क्या है, ठीक। वही सब चीज़ें लिखा गया है जो बताया गया है। ये जो पहला मेथड है और इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, अब ये देखते हैं। तो ये पहला मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो मेथड से ही पता है ग्रामर पे ही जोड़ दिया जाएगा, ट्रांसलेशन पे जोड़ दिया जाएगा। तो इसका नाम है कुछ अलग अलग। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। तो इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो इसको ट्रिक कर देंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पे। फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज ओल्डेस्ट मेथड। तो इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। तो यही सब क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जाएगा। तो ये टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक, ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए है। इसको क्या कहेंगे, और पैरोसियन मेथड। क्या कहेंगे, पैरोसियन मेथड। 3 हो गया इसका नाम। और इसको क्या कहेंगे, ये ट्रेडिशन में है इंडिया में, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक, ट्रेडिशनल मेथड। और जो इसका इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे हिंदी में, ताकि याद रहे। फिर स्पेलिंग तो बाद में हो ही जाएगा, कम से कम नोट्स तो बन जाए। ट्रेडिशनल, ठीक, ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा। तो ये इसका इतना नाम है, ठीक। तो ये क्या पढ़ाना है,
टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब इसमें कौन कौन से जो हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ। कहाँ से हुआ, तो जर्मनी से हुआ। किस सन में हुआ इससे नहीं मतलब है, अगर होगा कभी तो उसका नोट्स दे दिया जाएगा। इसमें प्राइम सपोर्टर कौन थे इसके, तो कोई इसका वो नहीं है कि पहले ये स्टार्ट किए थे, लेकिन इसके सपोर्टर हैं जो इसकी बुक लिखी है या कुछ भी इसको जो सपोर्ट किए हैं। इसका नाम है जोहान सिल्डन, ठीक, जोहान सिडेन, कार्ल प्लॉड्ज और जॉर्डन मैडिंगर, ठीक। तो ये सब नाम याद नहीं रखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेंगे। अगर ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन सपोर्टर थे तो इनमें से एक का नाम आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि इस मेथड का पहले इन्वेंट कौन किया था। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो सब बता दिया जाएगा, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या पूछ सकता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में 2 ही बात कहा गया था कि ग्रामर और ट्रांसलेशन, जो कि इसके नाम में है। तो ग्रामर को क्या कहा जाता है, इसका आत्मा कहा जाता है इस मेथड का। इसी को अंग्रेजी में लिखा है द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर है। ट्रांसलेशन क्या है, ये की है, मतलब ट्रांसलेशन ही आप लोग को सीखना है इस मेथड को, यानी इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन सीखना जरूरी है। तो इसी को लिखा गया ट्रांसलेशन इज द की टू लर्न टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ, या जो भी लैंग्वेज सीखना है तो ट्रांसलेशन की है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये प्रिंसिपल है, 2 लाइन याद रखेंगे, ये दोनों भूलेंगे नहीं। आत्मा मतलब सोल है, क्या है, ग्रामर, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का सोल कौन सा है, तो ग्रामर है। और पूछेगा कि इंग्लिश लर्न करने के लिए उसका की क्या है सक्सेस के लिए, तो ट्रांसलेशन है। फिर इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो विशेषता वही सब है जो ऊपर बताए हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड है, यानी वर्ड टू वर्ड कहता है, यानी वर्ड को अर्थ बताया जाता है, कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाएगा। वर्ड का अर्थ पता लग गया, अब इसका ट्रांसलेशन बनाने में वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लिखा है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, ठीक, ये हो गया। फिर इसमें ये कहा गया है कि जब भी ग्रामर सीखेंगे तो मदर टंग का पूरा यूज होगा, जो कि हमारे यहाँ होता भी है ग्रामर सीखने के लिए। तो एक्सेसिव मतलब ज़्यादातर यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होगा मदर टंग का, यानी कि इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश का यूज बहुत कम होगा, यानी यूज किसका होगा, मदर टंग का होगा। ये लिखा है लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक। मदर टंग मतलब नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज है मदर टंग, लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ठीक। और इसमें रीडिंग और राइटिंग पे इम्फेसिस ज़्यादा किया जाता है, ठीक। रीडिंग और राइटिंग पे इम्फेसिस ज़्यादा किया जाता है, यानी उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग हो सके। यानी ये पूछेगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में किस पे फोकस किया जाता है, किस पे इम्फेसिस किया जाता है, तो उसका ऑप्शन क्या मारेंगे आप लोग, रीडिंग और राइटिंग। यहीं पे याद हो गया। यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड है, एक बार आप लोग फिर रिवाइज करिए। यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, मदर टंग का ज़्यादा यूज किया जाता है, कम यूज किसका होगा, तब जो लैंग्वेज सीखना है टारगेट लैंग्वेज का। रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है ये बात करें तो इसको देखते हैं, आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। जैसे इस मेथड में क्या है कि ग्रामर कैसे आप लोगों को सिखाया जाता है, ये बात याद रखिए। तो ये सिखाया जाता है आप लोगों को डिडक्टिवली, ठीक, डिडक्टिवली सिखाया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आगमन विधि, ठीक। आगमन विधि जो कि आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, आगमन विधि क्या होता है। और जब हम लोगों ने बाल विकास की क्लास ली थी तो ये इम्पोर्टेंट भी है। और सीटेट का परीक्षा, यूपी टेट का परीक्षा, ऐसा कोई पेपर नहीं है, आप लोग देखेंगे पुराना पेपर तो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एकदम पक्का बनेगा। तो डिडक्टिवली और आगमन विधि का मतलब क्या है, आगमन विधि का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले रूल बताया जाता है। क्या बताया जाता है, रूल बताया जाता है। क्या बताया जाता है, रूल बताया जाता है। और बाद में जब रूल बता दिया जाता है तो इस पर प्रैक्टिस करवाया जाता है और एग्जाम्पल बाद में दिया जाता है। एग्जाम्पल कब दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। पहले रूल बाद में एग्जाम्पल, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर कहते हैं इसको। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, तो किस विधि में प्रयोग करते हैं, तो आगमन विधि में प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा। कोई और मेथड आएगा जिसमें कि हम लोग पहले उदाहरण बताएंगे, खूब उदाहरण बताएंगे, विजुअलाइजेशन कराएंगे कि ये होता है यहाँ पे,
उसका टीचिंग एड का यूज करेंगे तो उसमें उदाहरण बताया जाएगा। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल बताया जाएगा, और बाद में जब खूब एग्जाम्पल हो जाएगा तो उसको बताएंगे कि इसका रूल ये था और इस रूल से ये हुआ। यानी कि पहले उदाहरण बताया जाएगा, यानी उदाहरण से नियम की ओर कौन सा मेथड है, तो इसको क्या कहेंगे, निगमन विधि। हिंदी में क्या कहेंगे, निगमन विधि, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, निगमन विधि किसे कहते हैं, आप लोग अगर देखे होंगे 12th पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं, तो उसमें फिजिक्स में सूत्र प्रूफ करवाया जाता है। यानी कि इस सूत्र का निगमन कीजिए 1/v + 1/u = 1/f, या इस सूत्र को प्रूफ कीजिए, तो वही है निगमन। तो उसमें क्या कहता है, पहले ही नियम बता दिया जाता है। ठीक, सूत्र का निगमन करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला नहीं लिख पाते हैं, हम लोग पहले उसका कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल, फिर लास्ट में प्रूफ करते हैं कि नहीं ये होता है, उसके बाद ये रूल बन जाता है। तो ये लिखेंगे वही कि इसमें जो ग्रामर सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है, डिडक्टिव मेथड में। यानी डिडक्टिव मतलब पहले रूल फिर एग्जाम्पल, यानी इसी को कहेंगे नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, इतना याद हो गया। और ग्रामर के रूल को मेमोराइज्ड करवाया जाता है, यानी कि याद करवाया जाता है, यानी कि रोट लर्निंग की बात इसमें की जाती है, यानी रटवाया जाता है। फिर सेपरेट बुक, यानी बताए थे ना कि बुक की भी ज़रूरत होगी, तो सेपरेट बुक ग्रामर के लिए होता है। अब कौन है ऐसा कि अगर पेपर में आ जाएगा इसका एडवांटेज, करेक्टरिस्टिक तो नहीं लिख पाया जाएगा। जो करेक्टरिस्टिक अगर अच्छा है तो वो एडवांटेज है, और जो करेक्टरिस्टिक अच्छा नहीं है वो डिसएडवांटेज है। क्या बताया गया है, जो विशेषता अगर अच्छा है तो वो एडवांटेज है, अगर अच्छा नहीं है तो वो डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे देखे जैसे इसमें क्या क्या अच्छाई दिख रही है आप लोगों को, जैसे अगर इसमें देखेंगे रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम लोग को पढ़ने से क्या बढ़ेगा, अटेंशन बनेगा, उसका हम रूल जान पाएंगे। लिखने से क्या होगा, हमारा ग्रामर मजबूत होगा, हम शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, बार बार उसका प्रैक्टिस होगा, और ग्रामर का रूल हम लोग को याद हो जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक, और इसका दिक्कत यह है कि इसमें इंग्लिश का यूज कम किया जाता है, तो इंग्लिश सीखने में दिक्कत आती है। तो यही सब लिखा है मेरिट में। अब देखते हैं एडवांटेज में क्या है, एक्यूरेसी होती है राइटिंग में, हम लोग लिख रहे हैं तो एक्यूरेसी आती है, सही सही लिखेंगे। ग्रामर का रूल से अगर लिखेंगे, ग्रामर का भी यूज करके अगर लिखेंगे अच्छा तो ग्रामर भी सीखेंगे। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करवाया जाता है, ट्रांसलेशन आ जाता है। ग्रामर का करवाया जाता है तो ग्रामर आ जाता है। और रीडिंग करेंगे तो हमको कंप्रिहेंशन पढ़ना आ जाएगा, यानी स्किल डेवलप होता है किसका, कंप्रिहेंशन पढ़ने का, रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन करने का, यानी कि कंप्रिहेंशन करने के लिए यूजफुल है, रीडिंग में यूजफुल है, राइटिंग में एक्यूरेसी आती है, जैसे बार बार किसी चीज़ को लिखेंगे तो हो गया। फिर इसके बाद रिक्वायर मिनिमम टीचिंग एड, जैसे डायरेक्ट उदाहरण बताए और उस पर कुछ क्वेश्चन, जैसे एक रूल बता दिए और उस पर प्रैक्टिस करवा दिए, तो कुछ भी ज़्यादा टीचिंग एड मतलब कुछ अलग से ज़रूरत नहीं होती है कि इधर उधर कुछ भी लेके एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जिसको TLM भी कहते हैं, कि अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे और आगे मेथड आएगा तो उसमें हम लोग क्या कहें कि पहले अगर एग्जाम्पल देना रहेगा तो उसको समझाने के लिए हम लोग टीचिंग एड का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि रूल पहले बता दिए, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो मिनिमम टीचिंग एड रिक्वायर होगा, यानी कम से कम खर्चे में हो जाएगा, यानी खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो ये लिखा है सेव टाइम, इससे क्या होगा, टाइम की भी बचत होती है। नहीं तो एग्जाम्पल देते रहे फिर उसको समझाने में ही एक दिन किसी भी चीज़ को निकल जाता है। तो सेव टाइम और एनर्जी दोनों टीचर का बचता है। तो इतना अब याद हो गया होगा क्या क्या है। रीडिंग और राइटिंग पे फोकस होगा, तो रीडिंग से एक एडवांटेज, राइटिंग से एक एडवांटेज। ट्रांसलेशन किया जाए, ट्रांसलेशन वाला एडवांटेज। ठीक, कुछ अलग से ऐड की आवश्यकता नहीं होती, तो एक ये एडवांटेज, और एक टाइम और एनर्जी बचत होता है। तो ये हो गया इतना रूल में। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्पीकिंग को प्रमोट नहीं किया जाता, स्पोकिंग इंग्लिश को निगलेक्ट किया जाता है टोटल। तो ये एक डिसएडवांटेज है, जिससे कि कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। स्पीकिंग से ही तो हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर पाएंगे, अगर ये इस पर फोकस ही नहीं किया जाएगा स्पोकिंग इंग्लिश पे, तो इसमें निगलेक्ट हो जाएगा, टोटल निगलेक्ट हो जाएगा। टू मच इम्फेसिस, यानी ज़्यादा इम्फेसिस अगर ग्रामर रूल पे कर देंगे तो हम लोग इंग्लिश उतना से सही से बोल नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा ही इम्फेसिस, किसी भी चीज़ का कहा गया कि अति नहीं होना चाहिए, तो नुकसानदायक है। तो केवल ग्रामर पढ़ के ही हम लोग पूरा बोलना नहीं सीख सकते। फिर टोटली अगेंस्ट द पैडागॉजिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और ये क्या कहा गया है कि जब भी आप लोग बाल विकास अगर पढ़े होंगे आप लोग ध्यान से, तो उसमें ये कहा गया है कि ये
पेडागोजिकल वे क्या है कि पहले आप लोग उदाहरण खूब दीजिए, फिर टीएलएम का यूज करिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख पाएँ, या कुछ भी यूज होगा आप लोग उसको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इसमें तो ये होता नहीं है, तो ये तो गलती है। पेडागोजिकल व्यू के लैंग्वेज टीचिंग के ये उसका उल्टा है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो इतना लिख लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन अब खत्म हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यही पूछेगा राइट टू एडवांटेज, राइट टू डिसएडवांटेज, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो सीधा सीधा आप लोग 2 नंबर सीधा सीधा पा जाएंगे। फिर इसमें टीचर डोमिनेट करता है, जैसे ग्रामर जो पढ़ाता है तो वही टीचर डोमिनेट करता है। लड़के जो होते हैं वो एक्टिव नहीं रह पाते उतना, टीचर जो बताया वही पढ़ाया, वही रट लिए, वही पढ़ लिए, तो ये टीचर डोमिनेटिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये भी एक पेडागोजिकल व्यू के अगेंस्ट है। और ये बताया गया कि सीटेट की परीक्षा में कभी भी बच्चों को गलत नहीं ठहराना है, यानी आजकल जो है कि उसमें बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण किया जाता है, टीचिंग किया जाता है, तो ये बात याद रखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा मेथड क्या आता है, डायरेक्ट मेथड। तो उसमें क्या था, ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट का नाम ही जैसे है कि डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी, डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये उल्टा है। सेम जो उसमें था उसमें नहीं रहेगा, उसमें रीडिंग और राइटिंग पे एम्फेसिस किया जाता है, तो इसमें नहीं, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा, यानी उसका उल्टा। ठीक, उसमें मदर टंग का कम यूज किया जाता था, उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, इसमें एकदम निगलेक्ट कर दिया जाएगा उसके यूज को, यानी कि जो भी बात करना है इंग्लिश तो इंग्लिश। अगर कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश सिखाना है तो पहले इसमें उसमें क्या था, डिडक्टिव मेथड, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इंडक्टिव मेथड, यानी कि पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर लास्ट में रूल बताया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल देने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, टीचिंग एड की आवश्यकता पड़ेगी। टीचिंग एड मतलब जो टीएलएम होता है, जो भी सामग्री आप यूज कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए, ऐसे कोई भी टॉपिक ही समझाना है तो जिस भी चीज़ का आप लोग उपयोग कर लीजिए, या आप लोग को डीएलएड करते होंगे तो कॉलेज में बताया भी जाता होगा, या आप लोग ऐसे समझाइए, या जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो इस सामग्री का आप यूज करेंगे इस टॉपिक में बताने के लिए, तो यही इंडक्टिव मेथड का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यही है डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो ये डायरेक्ट मेथड जो है ये वही लिखा के रिएक्शन में आया था किसके, जीटी मेथड के, यानी कि ये कौन एडवोकेट किया था, यानी कि कौन इसका खोजा था या ओरिजिनेटेड किया था, तो कोई एक ऐसा नाम कोई फिक्स नहीं है, तो इसका नाम क्या है, मैक्सिमिलियन बर्लिस्ड है एक नाम, और माइकल वेस्ट इसका नहीं है, वो न्यू मेथड या दूसरे मेथड का होंगे, तो ये मैक्सिमिलियन बर्लिस्ड है। और भी नाम यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मेथड के बारे में, तब पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड, तो ये किसके अगेंस्ट में है, जीटीएम के रिएक्शन में, यानी उल्टा रहेगा, अपोजिट। तो इसमें स्पीकिंग और राइटिंग पे फोकस, स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस किया जाएगा इसमें, और उसमें ग्रामर को और ट्रांसलेशन को महत्व दिया जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या किया जाएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाएगा। जैसे एक बात कही गई है, जैसे अगर हम लोग कहीं के भी रहते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग साथ में रहते रहते सीख जाते हैं। तो इसी तरह से इस मेथड में इंग्लिश हम लोग साथ में रहते रहते बोलते बोलते सीख जाते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, नेचुरल मेथड। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड, तो ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड जीटीएम के रिएक्शन में आया था, तो डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें डायरेक्ट किया जाता है क्या, टीचिंग, तो इसमें क्या होगा लाभ, इससे स्पीकिंग ज़्यादा बढ़िया होगी, वो प्रोनाउंसिएशन बढ़िया कर पाएगा स्पीकिंग और लिसनिंग से, तो ये सब है। और इसमें मदर टंग का यूज बहुत ही कम किया जाएगा, यानी इंग्लिश का यूज ज़्यादा किया जाएगा। और इसके कौन थे वो सपोर्टर कौन थे, तो इसके कई सपोर्टर थे, लेकिन एक आध नाम याद रखना है आप लोग को अगर आ जाए तो। पहला है लेम्बर्ट, ठीक, सेवर करके कुछ है। फिर इसके बाद दूसरा नाम है जो ऊपर वहाँ पे लिखा था, मैक्सिमिलियन बर्लिट था। ठीक, ये इन्होंने किया था 1874 के आसपास, और इन्होंने 1902 के आसपास। तो सबसे पहले इन्होंने इसके लिए एक बुक लिखी थी। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उस पर फोकस किया जाएगा, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगी,
तो यूनिट ऑफ टीचिंग इसकी क्या हो सकती है, सेंटेंस हो सकती है। ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। कब, 1901 में। इसका नाम है नेचुरल मेथड, ठीक। और इसका नाम क्या है, मदर्स मेथड, यानी कि ये मदर टंग जैसे डायरेक्ट जो सीख जाते हैं, ये नेचुरल मेथड है, हम लोग बोलते बोलते सीखेंगे। ओरल मेथड क्योंकि इसमें बोलना पड़ता है। कल क्या बताया था, ओरल मतलब क्या होता है, सुनना, AURAL, लेकिन ओरल जहाँ भी लिखा रहेगा, कल बताया गया था, तो इसका मतलब क्या होता है, बोलने से मतलब होता है। इसको फोनेटिक मेथड के क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग का क्या बताए थे, क्या एस्पेक्ट है, ये फोनेटिक एस्पेक्ट है, क्योंकि बोलते हैं तो हम लोग क्या है, फोन पे भी बात करते हैं तो बोलते हैं, तो फोनेटिक एस्पेक्ट क्या है, ये होता है, स्पीकिंग होता है। तो इतना हो गया। फिर इसका क्या है, यूनिट ऑफ टीचिंग जो क्या है, सेंटेंस है, ऊपर बताया गया है। और सेंटेंस जब हम लोग बोलेंगे तो किस पे फोकस किया जाएगा, ओरल वर्क पे, यानी ज़्यादा कम्युनिकेट करने पे फोकस किया जाएगा। फिर क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, यानी डायरेक्ट बॉन्ड का मतलब क्या है, इसमें जो टीचिंग एड के बारे में अभी बताए थे कि जैसे कोई भी वर्ड बताया गया जाएगा, जैसे अगर हम बता दें कि टीच मतलब एक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। तो इसको आप लोगों को एक आइडिया बताया जाएगा कि कैसे टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, या उसका चित्र दिखाया जाएगा, ऐसे टीचिंग की जाती है। तो उसको एक आइडिया दिया जाएगा ताकि वो विजुअलाइज कर पाए और उसको देख के वहीं पे याद हो जाए, क्योंकि देखी हुई चीज़ याद रहती है। ताजमहल के बारे में बताना है तो ताजमहल का चित्र दिखाया जाएगा, जिस भी वर्ड के बारे में बताना है तो उसके बारे में वहाँ पे करके दिखाया जाए कि ये ऐसे होता है। उसके लिए क्या यूज होगा, टीचिंग एड, यानी TLM यूज कर सकते हैं, या कुछ भी दिखाना पड़ेगा उसके लिए। तो यही है कि जो भी वर्ड है उसके आइडिया, जो विचार दिमाग में आ रहा है, उसके बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि उसको अगर हम दोबारा देखें अपनी लाइफ में तो याद आ जाए। तो ये हो गया क्रिएटिंग बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, ठीक। यूज ऑफ मदर टंग इज निगलेक्ट, क्या बताया गया, निगलेक्टेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम, ना के बराबर। यूज एकदम मना होता है, एकदम ना के बराबर। किसी किसी केस में कभी कभी कह दिया जाता है कि यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें ग्रामर कैसे बताया जाएगा, तो स्पीकिंग के थ्रू ही पहले एग्जाम्पल खूब दिया जाएगा और रूल बता दिया जाएगा कि ये रूल इस ग्रामर का है। तो इंडक्टिवली मतलब निगमन विधि से, ठीक। तो इंडक्टिव वे में बताया जाएगा ग्रामर। जैसे उसमें कहा गया था कि पहले एग्जाम्पल खूब दिया गया है, वर्ड और आइडिया के बीच में बॉन्ड बताया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, फिर बताया जाए कि ये वर्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है ये चीज़। तो ये ग्रामर का ये वाला रूल है। तो ग्रामर कैसे स्टार्ट किया जाएगा, इंडक्टिवली स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो होता है राइटिंग और रीडिंग में किस में इम्फेसिस किया जाता है, GTM, यानी उसका सीधा अपोजिट, यानी जो बच गया इस पे इम्फेसिस किया जाएगा। फिर ट्रांसलेशन इन फॉर्मल ग्रामर आज इग्नोरेज, इसमें ट्रांसलेशन को महत्व नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद फॉलोज द मैक्सिमाज ऑफ टीचिंग, ठीक, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। इसमें जो GTM था तो उसमें जो पैरालॉजिकल वे है, ठीक, उसका यूज नहीं किया जाता था, यानी। लेकिन इसमें जो भी शिक्षण सूत्र है, मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण के रूल हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये कैसे पढ़ाया जाएगा, तो पहले सरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, ठीक। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे, यानी कि शिक्षण सूत्र हैं जितने भी पढ़ाने के लिए या टीचिंग करने के लिए, तो उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो अब इसमें से क्या है, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। तो इसी में से कुछ क्या होगा, एडवांटेज होगा, कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो एडवांटेज आ जाएगा, 2 एडवांटेज लिखने के लिए, डिसएडवांटेज लिखने के लिए। तो एडवांटेज को देखेंगे, ये क्या है, नेचुरल मेथड है, यानी कि इंग्लिश डायरेक्ट हम लोग क्या सीख जाएंगे, मदर टंग की तरह ही हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे क्या हम लोग का मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हिंदी सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट ही सीख जाते हैं बोलना हिंदी को, ठीक। ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक। तो ये भी क्या है, एडवांटेज है। उसमें क्या था कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं था, तो वो इसका क्या था, डिसएडवांटेज था वहाँ पे। लेकिन ये साइकोलॉजिकल वे में पूरा शिक्षण सूत्र, शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को इनेबल करता है, यानी योग्य बनाता है टू अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज विदाउट हेल्पिंग मदर टंग, यानी मदर टंग का यूज किए बिना वो स्टूडेंट को मदद करता है क्या सीखने में, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। यानी यही सब चीज़ें आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, बस पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जब स्पीकिंग करेंगे तो क्या आएगा, फ्लुएंसी आएगी। जब हम लोग स्पीकिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात लिखा था फ्लुएंसी,
यानी कि फ्लुएंटली आपको स्पीकिंग करना चाहिए, स्पीकिंग बोलना आप लोग सीखेंगे फ्लुएंट वे में, यानी कहीं रुके ना, फंसे ना, सही सही प्रोनाउंसिएशन हो। तो ये सब बात है। और ये लर्नर सेंटर है, उसमें क्या था कि टीचर ही मेन था, वो जो बता दिया वो करवा दिया। तो इसमें लर्नर सेंटर है, ठीक, यानी कि यानी सबको ध्यान में रख के, जो भी सीखने वाले हैं उनकी एक एक बातों को ध्यान में रखे हुए एकदम सीक्वेंस वाइज धीरे 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 सिखाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो बोलना सीख जाता है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो इसमें मोर इम्पेसिस किस पे किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, रीडिंग राइटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो उसका रीडिंग राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसका कंप्रिहेंशन खराब होगा, ठीक, वो लिख नहीं पाएगा सही से, वो ग्रामेटिकल उतना सही नहीं हो पाएगा स्पीकिंग की वजह से। तो ये हो जाएगा जो उसका एडवांटेज था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग राइटिंग का, यही इसमें क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज। वो क्या था, टाइम का बचत होता था उसमें और सस्ता था। ये क्या है, एक्सपेंसिव है, यानी कि ये महंगा है। इसमें टाइम का ज़्यादा बचत नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक, और इसमें ज़्यादा टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए महंगा है। तो मोर टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक। टाइम कंज्यूमिंग है, देखिए वही लिख दिया गया, नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लास, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब है, तो वहाँ के लिए नहीं है, एकदम याद कर लेंगे। फिर लैक ऑफ ट्रेन टीचर, स्पीकिंग करने के लिए ट्रेन टीचर्स भी उतना मौजूद नहीं है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। अब उम्मीद करते हैं कि एकदम याद हो गया होगा जो उसका एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज है, ठीक। तो इसमें ग्रामर कैसे रहेगा, इंडक्टिव, यानी उदाहरण खूब दिया जाएगा। उदाहरण देने के लिए क्या लगेगा, टीचिंग एड लगेंगे, यानी कि ये महंगा होगा, ठीक। जहाँ शोर वाली क्लास होगी वहाँ नहीं होगा। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया जाएगा, उसमें किया रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता था। उसमें ट्रांसलेशन किया जाता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता था, इसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसमें कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन क्यों अच्छा होगा इसमें, क्योंकि इसमें स्पीकिंग करवाया जाता है, उसमें स्पीकिंग नहीं करवाया जाता है। उसमें ग्रामर रूल मेमोराइज्ड होगा, रोट लर्निंग पर जोर दिया जाएगा, ग्रामर अच्छे से आएगा, इसमें ग्रामर उतना अच्छे से नहीं आएगा। तो जो उसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए क्या कहा गया है कि ये रिएक्शन में आया है। तो ये भी एक क्वेश्चन दे देता है कि which of the following method comes as a reaction against ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में कौन सा मेथड आया था। तो इसका मेथड हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। तो इतना आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा और आप लोग सोचने का प्रयास करिए कि क्या क्या कहा जा रहा है, और खुद से आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है मेथड में, कहाँ ग्रामर पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है। और जितना आप लोग खुद से सोच पाएंगे उतना याद हो जाएगा। और फिर नोट्स तो दे ही देंगे, और इतना बढ़िया नोट्स ऐसे सिंपल वे में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भी बात याद रखिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। और आप लोग खुद यहीं पे याद करने का प्रयास करिए, एक एक क्लास याद हो जाएगी और पूरा मेथड इसके बाद जो भी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, कुछ देख ही लेते हैं। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड 4 विकल्प दिया गया, तो हमने तो मार दिया है कि रीडिंग एंड राइटिंग पे मेजर फोकस किया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे किस में फोकस किया जाता है, तो डायरेक्ट मेथड में। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक। और रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या होता है, इसमें हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव स्किल है। ये कौन सा स्किल है, स्पीकिंग और राइटिंग, रीइंफोर्समेंट स्किल भी है। और स्पीकिंग और राइटिंग को क्या कहेंगे हम लोग, और एक्सप्रेसिव स्किल है। तो ये सब है, तो ये भी पढ़े थे। और ये क्या है, एक्टिव स्किल भी है। और ये सब जो बच गया ये पैसिव स्किल है और रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि हम लोग रिसीव करते हैं। तो यही सब है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है, डिडक्टिव वे में बताया है ना। डिडक्टिव मतलब आगमन विधि से, पहले रूल फिर उसके बाद। इंडक्टिवली किस में पढ़ाया जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड में। इंडक्टिवली किस में पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट मेथड में। तो ये सब याद रखेंगे। द मेजर वीकनेस ऑफ जीटी मेथड, वीकनेस क्या है, उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये क्या लिखा है, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू द ऑल ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल। ये भी बात सही है। उसमें किस पे फोकस किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। तो इसमें ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देगा तो आप लोग कर लेंगे। तो इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग बाइलिंगुअल मेथड, तो इसका कल पढ़ेंगे। और ये सब आप लोग घर पे भी है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए। आप लोग को नोट्स मिल जाएगा जब पूरा मेथड खत्म हो जाएगा। और 5 से 6 नंबर यहाँ से
और स्पेलिंग 2 नंबर। 8 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 2 नंबर ग्रामर बता देंगे, वो एप्लीकेशन लिखना तो वो 2 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर सीधा सीधा ऐसे ही मिल रहा है आप लोगों को फ्री में, तो क्यों ना हम लोग इजीली पहले इसको पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।